भारतीय राजनीति में खासकर जब मुस्लिम वोटों की बात आती है तो दशकों से एक ढर्रा सा रहा है। हाँ, मतलब ये वोट सेक्युलर कही जाने वाली पार्टियों को ही जाते थे। बिल्कुल, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। एक आवाज, एक भावना मजबूत हो रही है जो कहती है कि हमें अपना नेता चाहिए, अपनी पार्टी चाहिए। और इसी बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी। हाँ, और आज हम इसी बदलाव की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास लेखक और पसमानदा बुद्धिजीवी अब्दुल्ला मंसूर का एक बहुत गहरा विश्लेषण है, और ये सिर्फ ओवैसी के उदय की कहानी नहीं है। नहीं, ये मुस्लिम समाज के अंदर की बेचैनी, उनकी निराशा और एक नई राजनीतिक पहचान की जो तलाश है उसकी पड़ताल करता है। तो आज हम समझेंगे कि ओवैसी इतने लोकप्रिय क्यों हो रहे हैं, उनकी पहचान की राजनीति का क्या असर हो रहा है, और सबसे जरूरी पसमानदा, हाँ, मुस्लिम समाज का वो बहुसंख्यक पिछड़ा तबका वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ खड़ा है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ओवैसी का ये जो असर है ये अब सिर्फ हैदराबाद तक तो सीमित नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। लेख में एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में ओवैसी की पार्टी AIMIM का प्रदर्शन शरद पवार की NCP या राज ठाकरे की MNS से भी बेहतर था। सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, ये दिखाता है कि जमीन पर कुछ बड़ा हो रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह है मौजूदा राजनीतिक माहौल। अच्छा, देखिए, जब सत्ताधारी राजनीति बहुत आक्रामक मतलब बहुसंख्यकवादी भाषा का इस्तेमाल करती है तो अल्पसंख्यक समाज में डर पैदा होना स्वाभाविक है। हाँ, एक असुरक्षा का भाव आता है। बिल्कुल, और ऐसे में मुस्लिम युवा उन नेताओं की तरफ झुकते हैं जो उसी तीखी भाषा में जवाब देने का दम भरते हैं। लेकिन एक मिनट, तीखी भाषा का इस्तेमाल तो और भी कई नेता करते हैं। ओवैसी में क्या अलग है? उनका अंदाज? लेखक के अनुसार उनकी अपील सिर्फ धार्मिक बयानबाजी तक ही नहीं है। वो एक बैरिस्टर है और वो संविधान, नागरिक अधिकारों और हिस्सेदारी की भाषा में बात करते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। ये एक बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। वो ये तर्क देते हैं कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या RJD हो, इन पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझा है कि चुनाव के समय डराओ और वोट ले लो। हाँ, लेकिन सत्ता में सच्ची भागीदारी या नेतृत्व का मौका कभी नहीं दिया। तो ये एक तरह का वैक्यूम है जिसे वो भर रहे हैं। बिल्कुल, दशकों की उपेक्षा से पैदा हुआ खालीपन। ओवैसी कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बीच से बोल रहा हूँ। अच्छा, और इसमें सोशल मीडिया का भी तो बहुत बड़ा रोल होगा। पहले शायद घर के बुजुर्ग या मौलाना तय करते थे कि वोट किसे देना है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया ने उस पारंपरिक नेतृत्व को बाईपास कर दिया है। अब युवा सीधे ओवैसी को सुनता है, उनके भाषणों के क्लिप्स देखता है। हाँ, और वो अपनी राय खुद बना रहा है। उसे ओवैसी एक मुखर, पढ़ा लिखा और निडर नेता नजर आता है जो सत्ता से आंख में आंख डालकर बात करता है। ये छवि बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये समझ आया कि ओवैसी की अपील क्यों बढ़ रही है, लेकिन इस तरह की राजनीति का नतीजा क्या होता है? अगर एक समुदाय सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान पर एकजुट होने लगे तो इसका समाज पर क्या असर पड़ता है? और यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत गंभीर मोड़ लेता है। कैसे? लेख के अनुसार ओवैसी की राजनीति का जो व्यवहारिक असर है वो धार्मिक ध्रुवीकरण को और गहरा करता है। अच्छा, जब मुस्लिम समाज एक अलग संगठित राजनीतिक इकाई के तौर पर सामने आता है तो बहुसंख्यकवादी ताकतों के लिए 80 बनाम 20 की राजनीति करना और भी आसान हो जाता है। उन्हें यह कहने का मौका मिल जाता है कि देखिए, वो तो एकजुट हो रहे हैं, अब आपको भी होना पड़ेगा। मतलब ये एक दुष्चक्र की तरह है। हाँ, एक विशेष साइकिल कि एक छोर की कट्टरता दूसरे छोर की कट्टरता को मजबूत करती है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि दो लोग एक दूसरे को धक्का देकर एक दीवार को मजबूत कर रहे हैं। एक का धक्का दूसरे को और जोर से धक्का देने का बहाना देता है और बीच की दीवार मजबूत होती जाती है। सही बात है। लेख साफ कहता है कि हिंदू सांप्रदायिकता को फलने फूलने के लिए मुस्लिम सांप्रदायिकता की जरूरत पड़ती है। और इसमें मीडिया का भी रोल होता होगा। बहुत बड़ा। राइट विंग मीडिया ओवैसी के बयानों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। इससे क्या होता है? इससे दो चीजें होती हैं। एक तरफ हिंदू समाज में डर पैदा करके वोटों को गोलबंद किया जाता है, और दूसरी तरफ मुसलमानों के एक हिस्से में ओवैसी की हीरो वाली छवि और मजबूत होती है। ये तो बहुत खतरनाक खेल है, और ये हमें इतिहास की भी याद दिलाता है। हाँ, लेख में मुस्लिम लीग और जिन्ना की राजनीति का भी जिक्र है, जिसने प्रतिनिधित्व के नाम पर धार्मिक पहचान को ही सबसे ऊपर रखा। और इसका नतीजा हम सब जानते हैं, देश का बंटवारा। हाँ, और लेखक यही चेतावनी देते हैं, इस तरह की राजनीति नागरिकों को उनके असल मुद्दों से भटका देती है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य,
ये सब पीछे छूट जाते हैं और लोगों को सिर्फ धार्मिक खेमों में बांट दिया जाता है। जो सत्ता में बैठे लोगों के लिए भी फायदेमंद है। वो चाहते हैं कि मुसलमानों को एक कट्टर धार्मिक समूह के तौर पर देखा जाए, न कि हक मांगने वाले समान नागरिकों के तौर पर। अगर ये एक दुष्चक्र है जो दोनों तरफ की कट्टरता को मजबूत कर रहा है, तो इसमें पिस्ता कौन है? जो सबसे कमजोर होता है। और लेखक के अनुसार इस राजनीतिक शतरंज में असल नुकसान किसका हो रहा है? और यही इस लेख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पूरी राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान होता है पसमानदा और वंचित तबकों को। कैसे? जब राजनीति सिर्फ मुस्लिम पहचान और मुस्लिम एकता के नारों के इर्द गिर्द घूमने लगती है, तो समाज के अंदर की जो हकीकतें हैं, जैसे जातिगत भेदभाव, गरीबी, बुनकरों की बदहाली, कारीगरों की समस्याएं, ये सब मुद्दे बहस से गायब हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा आरोप है कि मुस्लिम नेतृत्व पर सिर्फ ऊंची जातियों का कब्जा रहा है। लेखक इसे साबित करने के लिए कोई आंकड़ा भी देते हैं। हाँ, और ये आंकड़ा सुनने वालों को हिला के रख देगा। बताइए। लेख में पूर्व सांसद अशफाक हुसैन अंसारी का एक अध्ययन दिया गया है। उसके मुताबिक भारत की पहली लोकसभा से लेकर 14वीं लोकसभा तक कुल 400 मुस्लिम सांसद चुने गए। 400, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उनमें से पसमानदा कितने थे, जो आबादी का 80% से ज्यादा हैं। मैं अंदाजा लगाऊं, शायद 100 या उससे भी कम। सिर्फ 60। क्या? 400 में से सिर्फ 60। एक मिनट, दोबारा कहिए। 340 बनाम 60। हाँ, बाकी के 340 सांसद अशराफ यानी ऊंची जातियों से थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो पूरी कहानी कह रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि 80% आबादी को 15% से भी कम प्रतिनिधित्व मिला। जब हम मुस्लिम नेतृत्व की बात करते हैं, तो लेखक के अनुसार हम असल में अशराफ नेतृत्व की बात कर रहे होते हैं। ये तो चौंकाने वाला है। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक ही सीमित नहीं है। और कहाँ दिखता है? मॉब लिंचिंग हो या पुलिस की ज्यादती, इसका शिकार ज्यादातर कौन होता है? वही जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है। पसमानदा समाज के लोग। लेकिन नेतृत्व करने वाले सुरक्षित रहते हैं। मुस्लिम एकता का नारा अक्सर पसमानदा समाज के असल सवालों पर पर्दा डालने का काम करता है। इसका कोई सांस्कृतिक उदाहरण भी है ना? हमारी फिल्मों और साहित्य में मुस्लिम संस्कृति का मतलब क्या है? कव्वाली, गजल, बिरयानी। हाँ, यही सब दिखाया जाता है। लेकिन जुलाहों के करघे की आवाज, बख्खो समुदाय के लोकगीत या कबीर जैसे पसमानदा नायकों की विरासत, ये सब कहाँ है? गायब है। ये सब मुख्य धारा से गायब है। तो इस लिहाज से देखें तो ओवैसी की राजनीति कहाँ खड़ी होती है? क्या वो इस पैटर्न को तोड़ रही है या उसे मजबूत कर रही है? लेख इशारा करता है कि ओवैसी की अपील मुख्य रूप से शहरी और मध्यम वर्गीय मुसलमानों में ज्यादा है। अच्छा, मुस्लिम पहचान की बात करते हैं। हाँ, और जैसा हमने देखा, ऐसी राजनीति में अंदरूनी मुद्दे अक्सर दब जाते हैं। और आम मुसलमान तो शायद। आम मुसलमान भी दूसरे नागरिकों की तरह बिजली, पानी, सड़क और रोजगार के सवालों पर ही वोट करता है। सिर्फ धार्मिक भावनाओं के सहारे एक स्थायी राजनीतिक आंदोलन खड़ा करना बहुत मुश्किल है। तो अगर पहचान की ये राजनीति एक जाल है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या लेखक सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देते हैं या कोई विकल्प भी सुझाते हैं? नहीं, वो एक बहुत मजबूत विकल्प पेश करते हैं, पसमानदा आंदोलन। पसमानदा आंदोलन? और ये सिर्फ सामाजिक न्याय या आरक्षण की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक वैकल्पिक राष्ट्रवादी सोच भी है। ये बहुत दिलचस्प बात है, इसे थोड़ा और खोलिए। ये भारतीय मुसलमानों को उनकी भारतीय जड़ों से जोड़ने की कोशिश है, ना कि उन्हें किसी विदेशी पहचान में कैद करने की। तो मुस्लिम लीग की राजनीति और पसमानदा आंदोलन की सोच में बुनियादी फर्क क्या हुआ? जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। मुस्लिम लीग की राजनीति कहती थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, जिनका साथ रहना मुमकिन नहीं। हाँ, टू नेशन थ्योरी। जबकि पसमानदा आंदोलन कहता है कि भारत के 80% से ज्यादा मुसलमान इसी धरती के मूल निवासी हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने मजहब बदला है, अपने पुरखे नहीं। बिल्कुल। हमारी आस्था इस्लाम में है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा रहन सहन सब कुछ हिंदुस्तानी है। यह आंदोलन वंदे मातरम या भारत माता की जय जैसे नारों से परहेज नहीं करता, क्योंकि वो इस देश को अपना मानता है। तो ये आंदोलन एक तरह से मुसलमानों को भारतीय राष्ट्र की मुख्य धारा से और मजबूती से जोड़ने की बात कर रहा है, ना कि उन्हें अलग करने की। बिल्कुल। इस आंदोलन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कोई भी राजनीति भारतीय राष्ट्र को कितना मजबूत करती है, कहीं वो बंटवारे की मानसिकता को तो बढ़ावा नहीं दे रही। तो फिर ओवैसी पर वापस आते हैं। हाँ, पसमानदा नजरिए से सवाल ये नहीं है कि ओवैसी कितनी सीटें जीतते हैं। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि उनकी राजनीति
सामाजिक न्याय, आंतरिक बराबरी और लोकतांत्रिक साझेदारी को कितनी जगह देती है? क्या वो उन 80% पसमानदा मुसलमानों के असल सवालों को आवाज देती है, या फिर उन्हें एक बड़ी, एक समान मुस्लिम पहचान के नीचे दबा देती है? तो आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी जटिल है। एक तरफ ये साफ है कि ओवैसी का उभार मुस्लिम समाज की हताशा और सेक्युलर दलों की ऐतिहासिक नाकामियों का ही नतीजा है। हाँ, उन्हें सिर्फ किसी की बी टीम कहकर खारिज कर देना जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा होगा। लेकिन साथ ही उनकी पहचान की राजनीति को मुस्लिम समाज की मुक्ति का आखिरी रास्ता मान लेना भी उतना ही खतरनाक होगा। क्योंकि जैसा लेखक तर्क देते हैं, ये उसी कट्टरता को खाद पानी देती है जिससे लड़ने का वो दावा करती है। और सबसे बड़ी कीमत पसमानदा समाज को चुकानी पड़ती है, जिसके असल मुद्दे हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। ये लेख राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी पर बहुत जोर देता है, खासकर पसमानदा समाज के लिए। लेकिन ये एक सवाल मेरे मन में छोड़ गया। क्या? राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो एक हिस्सा है, पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का क्या? अगर सच्चा सामाजिक न्याय मकसद है, तो वो मंजर कैसा दिखेगा जब पसमानदा समाज की कहानियां, उनके नायक, उनका संघर्ष भारतीय मुस्लिम कहानी के आखिरी पन्ने से निकलकर उसका मुख्य अध्याय बन जाएंगे?